नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। बीजेपी की ट्रैक्टर रैली में किसान की मौत के मामले में 7 लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया गया है। नायब सैनी ने किसान की हत्या का लगाया आरोप। अंबाला में लोकतंत्र की हत्या की गई है। बीजेपी सांसद नायब सैनी का यह बयान है। ट्रैक्टरों के ऊपर डंडे और पत्थर फेंके गए हैं। भारतीय किसान यूनियन ने किया था ट्रैक्टर रैली का विरोध। रैली में रतन लाल कटारिया और नायब सैनी थे। इसके साथ ही बीजेपी ने विरोध के पीछे कांग्रेस का हाथ भी बताया। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हालात बेकाबू हुए हैं। 7 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया। अंबाला की तस्वीरें आपके सामने, जहां पर रैली निकाली जा रही थी और इसी दौरान हमला किया गया है। बड़ी खबर आपके सामने, अंबाला में लोकतंत्र की हत्या की गई। इस तरीके के हमले को बीजेपी सांसद ने लोकतंत्र की हत्या करार दिया है। भारतीय किसान यूनियन ने किया था ट्रैक्टर रैली का विरोध और जिसके बाद इस तरीके के जो है विरोध प्रदर्शन किया गया है। बीजेपी की ट्रैक्टर रैली में एक किसान की मौत भी हुई है और इस पूरे मसले पर जो है 7 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने ट्रैक्टर रैली की। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से विरोध किया जा रहा है ट्रैक्टर रैली का और इस दौरान कई लोगों ने यहां पर बीजेपी के झंडे भी उतारे हैं। तस्वीरें आपके सामने, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर भारतीय किसान यूनियन ने ट्रैक्टर रैली का विरोध किया था। ये कहना है बीजेपी सांसद सैनी का। आपको बता दें कि एक किसान की मौत भी हुई थी और इस पूरे मसले पर 7 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है। कुछ लोग जो कांग्रेस के पेरोल के ऊपर काम कर रहे हैं, वो लोग नहीं चाहते, कांग्रेस नहीं चाहती कि किसान मजबूत हो। लगातार कांग्रेस ने देश के ऊपर 55 साल तक शासन किया। कांग्रेस ने किसान के नाम के ऊपर राजनीति की है, उनकी मजबूती के लिए काम नहीं किया। पहली बार देश के भारत माँ के लाल नरेंद्र मोदी ने किसान की चिंता की है विभिन्न योजनाओं के माध्यम से। सारा किसान मोदी जी के साथ खड़ा है, पहले भी खड़ा था, आज भी खड़ा है, आगे भी खड़ा रहेगा। वो तो बिचौलियों को बीच में खड़ा करके, अपनी पार्टी के दलालों को खड़ा करके, उन्हें हाथ में काले झंडे पकड़ाकर अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करना चाहते हैं, जिसमें उनको सफलता मिलने वाली नहीं। किसान आज सड़क पर खड़ा है, जवान आज सड़क पर खड़ा है। आप बोलते हैं, ये बोलते हैं कि ये किसका धरना है, ये किसका आंदोलन है। कब आप फिर क्यों बुला रहे हो? आज के आपने कॉल कर रखी है कि किसान हमारे साथ जब बात करने वाले, जब बात हो रही है तब आप ट्रैक्टर रैली निकाल कर माहौल को क्यों खराब कर रहे हो? जब बातचीत करने का आपने रास्ता निकाल, अगर आपके निर्देश सही हैं, आप मानते हो, आप एक लाइन लिख के दे दो, MSP गारंटी कानून। सिर्फ किसानों की ये मांग है, नहीं आप बिल वापस ले लो, आप कानून वापस ले लो। ये अब अध्यादेश नहीं रहा। राज्यसभा में, लोकसभा में पास होने के बाद ये बिल कानून बन चुका है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कृष्ण बाली हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। कृष्ण बाली, आपसे पूरा अपडेट लेना चाहेंगे कि आखिर हुआ क्या था और पूरा माजरा क्या है ये? हाँ, जिस तरह से बीजेपी ने अपनी ट्रैक्टर यात्रा निकाली थी, इनके अपनी जो किसानों के लिए जो बिल आए हुए, इसका प्रचार करने के लिए ट्रैक्टर यात्रा निकाली थी और किसानों को शांत करने की पूरी कोशिश की थी, इनको किस तरीके से शांत किया जाए, इनको और जो एजिटेशन हो रहा है इनको रोका जाए। लेकिन इस दौरान जब इन्होंने रतन लाल कटारिया और साथ ही सांसद नायब सैनी जब अपने ट्रैक्टर यात्रा लेके जाए तो किसानों ने उनको रोक लिया। लगभग 3 से 4 घंटे तक इनकी ट्रैक्टर यात्रा को रोके रखा। इस दौरान कुछ हल्की फुल्की धक्का मुक्की भी हुई वहां पर और एक किसान की अचानक उसमें मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे वो भड़क के, हालांकि जो ये किसान था ये बीजेपी का कार्यकर्ता भी था और जिस समय किसान भड़क गए और इनके खिलाफ जो किसान भरत सिंह जो जिसकी मौत हुई है, उसके बेटे भूपेंद्र सिंह ने थाना शहजादपुर के अंदर लगभग 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी, जिसमें हत्या जैसे मामला भी शामिल है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर अभी इनकी जांच जारी करेगी। फिर जो मेन किसान नेता है चटूनी, उनके जो कुछ समर्थक उनके खिलाफ कराई है और कुछ दूसरे कांग्रेसियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। जी, आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि हालात आखिर कैसे बिगड़ गए? पुलिस की सुरक्षा कहां थी? उस वक्त सुरक्षा की व्यवस्था कहां थी? ट्रैक्टर रैली वहां पर निकाली जा रही है। इस तरीके का पहले जो हमला था पंजाब में भी इस तरीके की जो मामला था वो सामने आ चुका है, लेकिन
सुरक्षा में चूक कहां रहेगी? पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कहा जा रहा है? अब पुलिस सुरक्षा वहां पर पूरी थी, पुलिस वहां पर छावनी में तब्दील किया हुआ था, लेकिन जिस तरह से जब किसानों ने उनका ट्रैक्टर यात्रा को रोका तो लगातार वो जबरदस्ती आगे यात्रा को अपने निकालने लगे। लेकिन उसके साथ साथ ही जिस वक्त धक्का मुक्की होने लगी और एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की को लेकर आगे ट्रैक्टर यात्रा को डालने लगे, लेकिन इस दौरान जो किसान था भरत सिंह, जिसकी मौत हुई, वो एक ट्रैक्टर से नीचे गिर गया और निकलने के बाद उसको सिविल हॉस्पिटल नारायणगढ़ में ले जाएगा, जहां पर डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। हालांकि प्रशासनिक अधिकारी जो है, पुलिस अधिकारी जो, उन्होंने इसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया और उनका यही कहना है कि अभी इसमें हम जांच करेंगे और सभी पहलुओं पर देखकर जो इसकी वीडियोग्राफी, जो मौके पर वीडियोग्राफी हो रही थी, उसको भी चेक किया जाएगा कि किस तरह से, क्या धक्का मुक्की लगने से हुई है या इनकी कुछ अलग तरह से मौत हुई है। वो सब चीजें देखकर उसके बाद ही इसके बारे में कुछ ये बयान दे पाएगी। जी, अगर किसान यूनियन की बात की जाए, इस तरीके का जो विरोध प्रदर्शन वहां पर किया गया था, हंगामा किया गया, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि जो ये विरोध प्रदर्शन हुआ है उस पर किसान यूनियन का क्या कहना है? क्योंकि एक किसान की मौत हो गई और बड़ी बात यह है कि इस तरीके के प्रदर्शन में एक किसान की मौत हो जाती है, तो इस विरोध प्रदर्शन पर, इस पूरे मार्च पर किसान यूनियनों का क्या कुछ कहना है वहां पर? किसान यूनियन की अगर हम बात करें तो, क्योंकि ये नेता किसान भी था, ये जो जिसकी मृत्यु हुई है, और बीजेपी का कार्यकर्ता भी था, लेकिन जो किसान की नेता की जो मौत हुई है, किसानों का ये कहना है कि हमारे ऊपर इसका मामला उल्टा दर्ज कर दिया गया है, जो ये एक सही नहीं है, लेकिन इससे राजनीति करना भी ठीक नहीं है। फिलहाल पुलिस इसकी जांच करे, उसके बाद जो भी कुछ होगा वो पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। जी कृष्ण बाली, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो बड़ी खबर अंबाला से, जहां पर विरोध किया जा रहा था, बीजेपी की रैली का विरोध किया जा रहा था, किसान यूनियनों की तरफ से विरोध किया जा रहा था और इस बीच धक्का मुक्की में एक किसान की मौत हो जाती है। हालांकि उसे बचाने की तमाम कोशिशें की गई, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही किसान की मौत होगी, किसान ने दम तोड़ दिया। हालांकि नायब सैनिक का कहना है कि इस पूरे मामले पर गंभीरता से कार्रवाई की जाएगी। अंबाला में लोकतंत्र की हत्या हुई और इस मसले पर कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। भारतीय किसान यूनियन ने ट्रैक्टर रैली का विरोध किया था और इसी दौरान धक्का मुक्की में एक किसान की ट्रैक्टर के नीचे आने से मौत हो जाती है। हालांकि पुलिस का कहना है कि तमाम पहलुओं से अब इस पूरे मामले पर जांच की जा रही है, लेकिन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अंबाला की तस्वीरें। एक तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से रैली का विरोध किया जा रहा है। बीजेपी की ट्रैक्टर रैली थी और इस दौरान किसान यूनियनों की तरफ से विरोध किया गया, झंडे उतारे गए हैं, काले झंडे दिखाए गए हैं और इसी दौरान धक्का मुक्की हुई है और धक्का मुक्की में एक किसान ट्रैक्टर के नीचे आ जाता है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। तो वहीं चंडीगढ़ में किसान संगठनों की बैठक, रेल रोको आंदोलन पर फैसला लेंगे, संघर्ष की अगली रणनीति का भी ऐलान किया जाएगा। कल केंद्र सरकार से बेनतीजा रही थी बैठक, मंत्रियों की गैर हाजिरी पर भड़के थे किसान, बैठक का बहिष्कार कर दिल्ली से लौटे थे, लेकिन आज रेल रोको आंदोलन पर फैसला लिया जाएगा। संघर्ष की अगली रणनीति क्या होगी, इस पर भी फैसला लिया जाएगा। आपको बता दें कि किसान संगठनों की तरफ से अपनी मांगों को लेकर पिछले कई दिनों से रेल रोको आंदोलन चलाया जा रहा था और अब आगे की क्या रणनीति रहेगी, इस पर आज फैसला होगा, रणनीति तैयार की जाएगी और इसी पूरे मसले पर जो है आज बैठक होने जा रही है। कल केंद्र सरकार के साथ बैठक थी किसान संगठनों की, लेकिन ये जो बैठक थी वो बेनतीजा रही है। आज एक और अहम बैठक होगी, चंडीगढ़ में ये अहम बैठक होने जा रही है और इस बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। खास बात यह है कि रेल रोको आंदोलन पर भी फैसला किसान संगठनों की तरफ से लिया जाएगा। पंकज हमारे संवाददाता फोन लाइन से हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, क्या कुछ आज की बैठक को लेकर अपडेट? देखिए, काफी अहम बैठक है कि कल किसानों की बैठक केंद्र सरकार के साथ बेनतीजा रही और किसानों का गुस्सा हमने कृषि भवन दिल्ली में देखा, किस तरह से नारेबाजी करते हुए बाहर आए और ये कहा कि किसानों के साथ केंद्र सरकार धोखा कर रही है और अब केंद्र सरकार के साथ कोई बात जो है वो दिल्ली जाकर नहीं की जाएगी। और ऐसे में आंदोलन आगे किस तरह से जारी रहेगा, ट्रेनों पर, क्योंकि पंजाब सरकार की चिंता इसलिए बढ़ रही है कि बिजली का संकट जो है वो पैदा हो रहा है और किसानों की बहुत सारी फसल जो है वो पंजाब में पड़ी हुई है, बहुत सारा सामान जो है वो पंजाब आना है। तो ऐसे में
मालगाड़ियां शुरू हों, ये पंजाब सरकार की चिंता है। और क्या कि किसान पटरियों से उतरेंगे या फिर पटरियों पर बैठे रहेंगे, इसकी रूपरेखा तैयार की जाएगी। और आगे किस तरह से संघर्ष जो है वो किसानों का जारी रहेगा, क्योंकि किसान तो अब आर पार की लड़ाई के मूड में है, वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। उनका साफ तौर पर कहना है कि केंद्र सरकार ने दिल्ली बुलाकर उनका अपमान किया है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और कुछ किसान ये भी कह रहे हैं कि भाजपा नेताओं का जो है उनके घरों का घेराव जो है फिर से शुरू किया जाएगा। जी पंकज, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो बड़ी बात यह है कि आज अहम बैठक होगी और कई अहम फैसले आज की बैठक में लिए जा सकते हैं। खासकर रेल रोको आंदोलन को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी कि आगे क्या कुछ किया जाना है, इस पर जो है मंथन किया जाएगा। कल केंद्र सरकार के साथ बैठक थी जो बेनतीजा थी, मंत्रियों की गैर हाजिरी पर भड़के थे किसान। और आज अहम बैठक एक बार फिर रेल रोको आंदोलन को लेकर फैसला किसान संगठनों की तरफ से लिया जाएगा। इस टाइम मीटिंग हुई नहीं है, मीटिंग का बाइकाट किया है। इस करके किया कि कोई ਮੰਤਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਐਂਟੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਮੰਤਰੀ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੱਦ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਲਾਏ, ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਮੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਕੱਲੇ ਮਾਸਕਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਬੁਲਾਈ ਸੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰੀ ਸੰਜੇ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸਾਡੇ ਪੈਰਲਲ प्रोग्राम कर रही है उन प्रोग्रामों भी असीं कदे होण नहीं देवांगे। और अब एक अच्छी खबर आपके लिए, महिलाओं के लिए पंजाब सरकार का बड़ा फैसला। सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। ग्रुप ए, बी, सी और डी के सभी पदों पर आरक्षण मिलेगा। पंजाब सिविल सेवा नियम 2020 को दी गई है मंजूरी। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने फैसले को बताया ऐतिहासिक। बेटियों को सशक्त बनाने में ये फैसला कारगर होगा, ये कहना है कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से। महिलाओं को खास तौर पर आरक्षण दिया गया है। 33% आरक्षण की बात की गई है। ग्रुप ए, बी और सी और डी के सभी पदों पर 33% आरक्षण महिलाओं को दिया जाएगा। तो सीएम ने ट्वीट कर यह कहा है कि पंजाब की महिलाओं के लिए ऐतिहासिक दिन है। हमारी मंत्रिपरिषद ने सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण को मंजूरी दे दी है। मुझे यकीन है कि हमारी बेटियों को सशक्त बनाने में एक लंबा रास्ता तय होगा और एक अधिक न्याय संगत समाज बनाने में अब मदद मिलेगी। और अश्विनी शर्मा को लेकर सीएम का बड़ा बयान सामने आया है। हमले में किसान संगठनों के कुछ लोगों का हाथ बताया है। पंजाब सीएम ने हमलावरों की पहचान की है। बीजेपी ने यूथ कांग्रेस पर लगाए थे हमले के आरोप। पंजाब सरकार ने बढ़ाई अश्विनी शर्मा की सुरक्षा। शर्मा की सुरक्षा में 16 पुलिसकर्मी लगाए गए हैं। बीजेपी के सभी नेताओं को सुरक्षा दी गई है, ये कहना है सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से। डीजीपी दिनकर गुप्ता खुद शर्मा के संपर्क में है। हमला करने वाले लोगों की पहचान कर ली गई है। और इसी पूरे मसले पर अब सीएम का बयान सामने आया है कि बीजेपी के नेताओं को सुरक्षा दी जाएगी। अश्विनी शर्मा पर हमले को लेकर सीएम ने बड़ा बयान दिया है, जिसमें हमले में किसान संगठनों के कुछ लोगों का ही हाथ बताया है। पंजाब पुलिस ने हमलावरों की पहचान की है, ये कहना है कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से। बीजेपी ने यूथ कांग्रेस पर हमले के आरोप लगाए थे। पंजाब सरकार ने अब अश्विनी शर्मा की सुरक्षा को बढ़ा दिया है। लेकिन बीजेपी ने फिर से उठाए हैं कैप्टन सरकार पर सवाल। अश्विनी शर्मा पर हमले को बताया सरकार की साजिश। नाकामियों को छुपाने के लिए इस तरह की साजिश रची गई है, ये कहना है बीजेपी की तरफ से। बीजेपी ऐसी साजिशों से डरने वाली नहीं है। मित्तल का ये बयान सामने आया है। पूरे मामले की एसआईटी जांच करवाई जाए। राज्यपाल से मिलकर सरकार की शिकायत करेंगे। तो एक तरफ सुरक्षा की बात सीएम की तरफ से कही गई है, लेकिन एक बार फिर से बीजेपी की तरफ से सरकार पर हमला बोला गया है। बीजेपी ने फिर से कैप्टन सरकार पर सवाल उठाए हैं। अश्विनी शर्मा पर हमले को सरकार की ही साजिश करार दिया है। नाकामियों को छुपाने के लिए इस तरह की साजिशें रची गई हैं।
बीजेपी ऐसी साजिशों से डरने वाली नहीं है, ये कहना है मित्तल का। पूरे मामले की एसआईटी जांच करवाई जाए। तो एक बार फिर से सरकार पर सवाल बीजेपी की तरफ से उठाए गए हैं। अश्वनी शर्मा पर हुए हमले को एक बार फिर से बीजेपी ने साजिश करार दिया है। कह रहे हैं एजेंसियां का मतलब ਜਿਹੜੇ लोग पंजाब ਨੂੰ तोड़ना चाहते हैं, ਜਿਹੜੇ लोग पंजाब के खिलाफ काम कर रहे हैं और ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ लोगों का हक है। और ਇਹ पंजाब सरकार ਨੂੰ कोई एसआईटी बना के कोई कमीशन बना के इस सारे केस की इंक्वायरी करनी चाहिए है। और ਜਿਹੜਾ हमला किया है ਉਹਦੇ बाकी दफा तो बहुत लातियां किसी 307 लगाई नहीं है कि किसी ने गड्डी तोड़ने वास्ते थोड़े हमला किया। हमला तो प्रधान के उत्ते मारन की नीति नाल किया। फिर उन्होंने पिछे का शीशा तोड़िया, उधरों हमला नहीं कर सके, फिर साइड की विंडो का शीशा आके हमला किया। उत्ते उन्होंने सिक्योरिटी जी नाल चलती सी उन्होंने इंटरव्यू। तो बीजेपी आज कर सकती है अपने प्रत्याशी का ऐलान। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर दिल्ली में मंथन है। सीएम मनोहर लाल ने की है जेपी नड्डा से मुलाकात। पार्टी ने 4 नामों का पैनल भेजा है। ओपी धनखड़ उपचुनाव के उम्मीदवार का ऐलान जो है वो संभव कर सकते हैं। तो बड़ी बात यह है कि बड़ौदा उपचुनाव को लेकर दिल्ली में मंथन होगा। बीजेपी आज इसका ऐलान भी कर सकती है। सीएम मनोहर लाल ने की है जेपी नड्डा से मुलाकात। पार्टी ने 4 नामों का पैनल भेजा है। उपचुनाव के उम्मीदवार का ऐलान भी संभव है। तो बड़ौदा उपचुनाव को लेकर लगातार सियासी गर्मियां तेज है, लेकिन इस बीच बड़ी बात यह है कि बीजेपी आज अपने प्रत्याशी का ऐलान कर सकती है, अपने पत्ते खोल सकती है यहाँ पे कि किसे मैदान में उतारा जाएगा। बड़ौदा उपचुनाव के मैदान में किसे विरोधियों के बीच में उतारा जाएगा, तो इसी को लेकर आज सीएम मनोहर लाल जो है वो ऐलान कर सकते हैं। उपचुनाव के उम्मीदवार का ऐलान आज संभव है। पार्टी के 4 नामों को पैनल में भेजा गया है। ओपी धनखड़ का ये बयान सामने आया है और आज नाम पर मोहर लग जाएगी कि बड़ौदा उपचुनाव के मैदान में किसे उतारा जाएगा। और एक और बड़ी खबर, कोरोना काल में देश भर में आज से खुलेंगे स्कूल। सिर्फ 9वीं से 12वीं के छात्रों के लिए स्कूल खुलेंगे। पंजाब में रोजाना 3 घंटे के लिए स्कूल खोलने की इजाजत दी गई है। छात्रों के लिए अभिभावकों की लिखित अनुमति जरूरी है। कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करने की भी हिदायत दी गई है। एक क्लास में 20 से ज्यादा बच्चे नहीं हो सकते हैं शामिल। क्लासरूम में सभी बच्चों को उचित गैप पर बैठना होगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि आज से देश भर में स्कूल खुल गए हैं। सिर्फ 9वीं से 12वीं के छात्रों के लिए ही स्कूल खोलने की इजाजत दी गई है। पंजाब में रोजाना 3 घंटे स्कूल खोलने की इजाजत दी गई है। छात्रों के लिए अभिभावकों की लिखित अनुमति जरूरी है, जिसके बाद ही उन्हें स्कूल में एंट्री दी जाएगी। कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करने की भी हिदायत दी गई है। एक क्लास में 20 से ज्यादा बच्चे नहीं हो सकते हैं शामिल। क्लासरूम में सभी बच्चों को उचित गैप में बिठाना जरूरी है। तो बड़ी बात यह है कि स्कूल खोल दिए गए हैं। कड़ी हिदायतों के बाद स्कूल खोलने की इजाजत दी गई है। 9वीं से लेकर 12वीं तक के छात्रों के लिए ये स्कूल खोले जाएंगे। और इसके साथ ही देश भर में आज से खुलेंगे सिनेमा हॉल। 7 महीने बाद फिर से गुलजार होंगे सिनेमा हॉल। शर्तों के साथ सिनेमा हॉल खोलने की इजाजत दे दी गई है। ई टिकट के जरिए ही मिलेगी दर्शकों को एंट्री। सिनेमा हॉल में एक सीट छोड़कर बैठेंगे दर्शक। सिनेमा हॉल में कुछ भी खाने पीने की मनाही है। 6 साल से कम और 60 से ज्यादा उम्र के लोगों की एंट्री नहीं होगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि आज से देश भर में जो है वो सिनेमा हॉलों को खोल दिया गया है। 7 महीने बाद फिर से सिनेमा हॉल आज से गुलजार हो जाएंगे। शर्तों के साथ सिनेमा हॉल खोलने की इजाजत दी गई है। एक टिकट के जरिए ही दर्शकों को एंट्री दी जाएगी। सिनेमा हॉल में एक सीट छोड़कर दर्शकों को बिठाया जाएगा। इसके साथ ही कुछ भी खाने पीने की इजाजत नहीं है। तो एक बार फिर से हालातों को सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। 7 महीने बाद एक बार फिर सिनेमा हॉल खोलने की इजाजत। कोरोना काल में आज से सिनेमा हॉल भी अनलॉक हो रहे हैं। बात करें शिमला की, तो पहाड़ों की रानी शिमला में सिनेमा हॉल का बहुत ही पुराना नाता रहा है। यहाँ बहुत से फिल्मों की शूटिंग तो होती ही है,
साथ ही उन फिल्मों को थिएटर में देखने का क्रेज भी यहाँ के लोगों में रहता है। लेकिन अब स्थिति ऐसी बन चुकी है कि शिमला के सिनेमा हॉल्स बंद भी हो सकते हैं। जी हां, कोरोना आने के बाद सब कुछ बदल चुका है, क्योंकि पिछले करीब 7 महीनों से सिनेमा हॉल्स बंद पड़े हैं। भले ही केंद्र सरकार ने सिनेमा हॉल खोलने की इजाजत दे दी है, लेकिन शिमला के सिनेमा हॉल्स की हालत अब खराब हो चुकी है। यहाँ 3 बड़े सिनेमा हॉल हैं और अब थिएटर मालिकों को नुकसान झेलना पड़ रहा है। अभी बड़ी फिल्में रिलीज होने में भी वक्त लगेगा। थिएटर खोले भी जाते हैं तो पुरानी ही रिपीट फिल्में बड़े पर्दे पर दिखानी पड़ेगी, जिसे देखने में लोग रुचि नहीं दिखाएंगे और थिएटर का रुख नहीं करेंगे। ऐसे में अगर थिएटर खोलते हैं तो उन्हें और भी नुकसान झेलना पड़ सकता है। कोई नोटिफिकेशन हमारे पास आई नहीं है मैम एज सच। और सेकेंडली 50% का भी अभी सोचना पड़ेगा चलाएं या ना चलाएं, कि 2 इश्यूज़ हैं। एक तो अभी फिल्में ही नहीं है चलाने के लिए, पुरानी फिल्मों से 50% या 10% भी गवर्नमेंट बोले तो भी ज़्यादा है, इतनी ऑक्यूपेंसी भी नहीं बन पाएगी। और सेकेंडली जो फिल्में जहाँ ज़बरदस्ती 50% करना पड़ेगा, वैसी फिल्में तो भी रिलीज़ ही नहीं हो रही, और हो जाएंगी तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर द सिनेमा पीपल ये संभाल के रखने के लोग डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, क्योंकि 2 फैमिली के लोग आएंगे, हम कैसे मेंटेन करेंगे, आप साथ ना बैठिए, और वो बीच में बैठ जाएंगे तो उठाएंगे कैसे, तो लड़ाई झगड़े वाली बात हो सकती है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अभी हिमाचल विधानसभा के स्पीकर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। स्पीकर विपिन परमार पाए गए हैं कोरोना संक्रमित। स्पीकर ने खुद सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है। अटल टनल के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए थे। सीएम और कैबिनेट मंत्री रामलाल मारकंडा भी पॉजिटिव आ चुके हैं। और इस बीच बड़ी बात यह है कि हिमाचल विधानसभा के स्पीकर भी अब कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। स्पीकर विपिन परमार जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। स्पीकर ने खुद सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है। अटल टनल के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए थे। सीएम और कैबिनेट मंत्री रामलाल मारकंडा भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इस बीच अब स्पीकर भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। तो आपको बता दें कि अटल टनल के उद्घाटन समारोह में कई बड़े मंत्री शामिल हुए थे, और इस बीच जो है सीएम और कैबिनेट मंत्री रामलाल मारकंडा भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और अब हिमाचल विधानसभा के स्पीकर विपिन परमार भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। महिलाओं पर क्रूरता के मामले थमने के नाम ही नहीं ले रहे हैं। पानीपत में पति की शर्मनाक करतूत सामने आई है। एक शख्स ने अपनी पत्नी को 1.5 साल तक टॉयलेट में बंद रखा। महिला के 3 बच्चे भी हैं, लेकिन बेटियों को भी मां पर तरस नहीं आया। महिला मानसिक तौर पर परेशान बताई जा रही है। गुप्त सूचना के आधार पर प्रशासन की टीम ने ये पूरी कार्रवाई की है। टेंशन मानना जी, पिताजी गुजर गए, भाई गुजर गए जी, चाचा जी गुजर गए जी, इनके जी टेंशन मानना जी, इलाज भी कराया जी बहुत जी। ये कबाड़ भी खा कुछ फंस जी, वो खा लिया जी बाहर से टाटा का जी, बाहर भी बिठाऊंगा जी, बैठती नहीं जी। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।